कॉलेज की छुट्टियों के बाद राहुल अपनी नानी के घर जाता है। आज मैं बहुत दिनों बाद नानी के घर जा रहा हूँ। नानी बहुत खुश हो जाएगी मुझे वहाँ देखकर। राहुल अपनी नानी के घर पहुँच जाता है और उसे देखकर उसकी नानी बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरा बेटा राहुल, कैसा है तू? इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा। मैं अच्छा हूँ नानी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। आके आराम कर ले, थक गया होगा ना। बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना लेती हूँ। नानी खाना बना लेती है। राहुल बेटा आके खाना खा ले बच्चा। खाना खाने के बाद राहुल अपनी नानी से कहता है, नानी बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने, मजा आ गया। अच्छा नानी, मुझे खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर घूमना पसंद है, तो मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। बेटा ज्यादा दूर मत जाना, यहीं तक जाके वापस आ जाना, ठीक है बेटा? ठीक है नानी। राहुल घूमने के लिए बाहर जाता है। वहीं थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वो कुछ लोगों की बातें सुनता है। वो लोग कोई रहस्यमयी गुफा की बातें कर रहे थे। राहुल उनकी बातें चुपके से सुनने लगता है। अरे किशन, तुझे तो पता है ना कि कल 1 तारीख है। मुझे तो ये 1 तारीख से बहुत डर लगता है। कल वो दिन है जिससे पूरा गांव बहुत डरता है। हाँ विजय, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं। अब हम घर चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। अरे भाई सुनो, ये आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे कि कल का दिन बहुत डरावना है? कल ऐसा क्या है? तुम कौन हो और तुम ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इस गांव में नहीं रहते हो? नहीं, मैं यहाँ अपनी नानी के घर आया हूँ। आप लोगों को बात करते हुए सुना तो मैं यहीं रुक गया। आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ ऐसा क्या है कि सब गांव वाले महीने की 1 तारीख को इतना डरते हैं? अगर हम तुम्हें बता भी देंगे तो तुम क्या कर लोगे? आप लोग मुझे बताइए तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ इस गांव के लिए जरूर करूँगा। ठीक है तो सुनो, 20 सालों से इस गांव के नदी के पास एक रहस्यमयी गुफा है जिसके अंदर एक भूत है। 20 साल पहले इस गांव में एक व्यक्ति आया था। तब वह एक चोर था, सबके घरों में चोरी करता था और कुछ साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन कुछ लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे उसी नदी के पास बहुत मारा। वो वहीं मर गया। तब से वो उसी गुफा में रहता है और महीने की 1 तारीख को सभी गांव वालों से धन जेवर और हमारी कमाई हुई सारी धन दौलत हम लोगों से ले लेता है। हम लोग उसे देने जाते हैं और जो उसे धन रुपया नहीं देता है तो वो उसे मार देता है। इसी डर से गांव के सभी लोग उसे महीने की 1 तारीख को धन दौलत सब देते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर किशन और विजय दोनों वहां से चले जाते हैं। राहुल भी वहां से अपनी नानी के घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद राहुल की नानी राहुल से कहती है, बेटा राहुल, तू कहाँ था और इतनी देर क्यों हो गई बेटा? मैंने कहा था ना, ज्यादा दूर तक मत जाना। अरे नानी, मैं ठीक हूँ, मैं दूर नहीं गया था, बस यहीं था। अच्छा नानी, कल क्या है? कल क्या है? कल कुछ भी तो नहीं है। और तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है बेटा? नानी, मैं सब जान चुका हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि कल क्या है। मैंने कुछ गांव वालों की बातें सुनी और फिर उनसे इस बारे में बात की। उन लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया। नहीं बेटा, तुझे इन सब मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है और तू इन सब बातों से दूर ही रह। आज तक जितने लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की है, उन सब की मौत हो चुकी है। नहीं, मैं तुझे इन सब मामलों में नहीं पड़ने दूंगी बेटा। नानी, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा।
अगले दिन राहुल सभी गांव वालों को बुलाता है और सबसे मिलकर कहता है, गांव वालों, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब वो एक भूत है तो वह हम गांव वालों से धन दौलत व रुपया पैसा क्यों लेता है? अरे तुम्हें बताया तो था कि वह भूत पहले एक चोर था। गांव में चोरी करते समय पकड़ा गया और मर गया। इसीलिए उसकी आत्मा आज भी हम सबसे रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी सभी चीजें लेती है। नहीं, वो एक भूत है और भूतों को कभी रुपया पैसा धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। जरूर इसमें किसी न किसी इंसान का हाथ है। मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। इतना सुनकर सभी गांव वाले राहुल से कहते हैं, देखो, तुम इस मामले में मत पड़ो, वरना तुम्हारे साथ हम भी मारे जाएंगे। चलो, रात होने वाली है, सभी लोग अपना अपना सामान लेकर गुफा में चलते हैं, वरना हम सब मारे जाएंगे। सभी गांव वाले अपना अपना सामान लेकर रहस्यमयी गुफा की ओर जाने लगते हैं। लगता है ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं इनके पीछे जाता हूँ और वहीं रहकर सब देखता हूँ। राहुल सभी गांव वालों के पीछे पीछे जाता है और वहीं छुपकर सब देखता है। गुफा से बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। अरे भाइयों, मुझे तो डर लग रहा है। ये सारा सामान रखो और जल्दी चलो यहाँ से। हाँ हीरा, सही कह रहे हो, जल्दी चलो। डर के मारी मेरी तो हालत पतली होती जा रही है। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और राहुल वहीं ये सब छुपकर देख रहा था। अरे, ये सारे गांव वाले तो यहाँ से चले गए। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। आखिर ये भूत है कौन? मुझे पता लगाना ही है। राहुल गुफा के अंदर जाता है। उसे वो डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी उसे किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। लगता है यहाँ कोई और भी है। तभी वह देखता है कि एक आदमी आता है और डरावनी आवाजों का एक साउंड बंद कर देता है। सब चले गए। अब ये सारा सामान मेरा हुआ। राहुल देखता है कि वह आदमी कुछ कह रहा है। इतने सालों से सबको बेवकूफ बनाता चला आ रहा हूँ कि इस गुफा में एक भूत है और सबसे धन दौलत लेता हूँ। बेवकूफ गांव वाले इतना भी नहीं जानते कि वो मैं हूँ, इस गांव का मुखिया। सारे लोग मुझे भूत समझकर सारी धन दौलत मुझे खुद देने आते हैं। मैं तो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया हूँ। आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला और ना ही कभी पता चलने दूंगा। अच्छा, तो वो भूत तुम हो जो गांव वालों को डराकर उसकी सारी कमाई अपने पास रखते हो। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? आज तक मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मेरी छोड़ो मुखिया जी, तुम बताओ। भाग लेता हूँ यहाँ से, वरना ये तो गांव वालों को बुलाकर मेरा कचुम्बर बना देगा। मुखिया वहां से भागने लगता है और राहुल उसे पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? अब मैं तुम्हें सारे गांव वालों के सामने लेकर चलूंगा और सभी को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। राहुल सभी को बुलाता है। सभी गांव वाले आते हैं। देखो, ये है वो रहस्यमयी गुफा का भूत जो आप लोगों से इतने दिनों से आपकी सारी कमाई लेता था। सारे गांव वाले राहुल की बात सुनकर चौंक जाते हैं। अरे, ये तो मुखिया जी हैं। अरे हाँ, ये तो मुखिया जी हैं। हाँ, ये इस गांव के मुखिया जी हैं जो आप लोगों को इतने दिनों से बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। मुखिया जी, अब आप ही इन लोगों को अपनी सच्चाई बताइए। हाँ, मैं ही हूँ जो आप लोगों को इतने दिनों से बेवकूफ बनाता चला आ रहा हूँ। वो कुछ सालों पहले एक चोर उस गुफा के पास मर गया था, तो वहाँ कोई नहीं जाता था। मैंने सोचा कि अगर मैं सभी गांव वालों से ये कहूँगा कि उस गुफा में भूत रहता है और सबसे धन दौलत लेता है,
तो सब सही मान लेंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। इतना सुनकर सभी गांव वाले मुखिया को पत्थर से मारने लगते हैं। मारो इसे, मारो 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 इसे। मारो इसे। अरे नहीं, आप लोग इसे पत्थर से मत मारो, इसकी सजा मैं इसे दिला कर रहूंगा। सभी गांव वाले राहुल से कहते हैं, हम सबने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने उसे पकड़ ही लिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो बेटा। हाँ राहुल, हमें माफ कर दो। अरे नहीं, आप लोग माफी मत मांगें। अब सभी गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगते हैं। मदन और केशव दोनों दोस्त थे। दोनों एक साथ लकड़ी काटने का काम करने जाते। यार मदन, इतने दिनों से हम दोनों लकड़ी काटने आते हैं, लेकिन मेरे घर का खर्च अच्छे से नहीं चलता। हाँ यार, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं। आखिर ये हमारा काम है, इसे करना तो पड़ेगा ही। मदन, मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम शहर चलते हैं, शायद वहाँ हमारे लायक कुछ काम ही मिल जाए। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन फिर हमारे गांव का काम। अरे मदन, हम हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, कुछ दिनों तक काम करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो कब चलोगे? हम शहर के लिए कल निकलेंगे, अभी हम घर चलते हैं। केशव और मदन दूसरे दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते मदन और केशव दोनों थक जाते हैं। केशव, मुझे नहीं लगता कि आज हम शहर पहुंच पाएंगे, और मैं तो चलते चलते थक गया हूं, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। क्यों, क्या कहते हो? हाँ मदन, थक तो मैं भी गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मदन और केशव वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी केशव मदन से कहता है, यार मदन, मैं क्या सोच रहा था, अगर यह पेड़ जादुई होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं इस पेड़ से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती सब मांगता, और फिर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बारे में तुम क्या कहते हो मदन? नहीं यार केशव, सब कुछ सोना चांदी मिलने से ही कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ही जीवन का गुजारा होता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी दूसरा पेड़ बोलता है, नहीं, तुम लोग इसकी बात मत सुनना। केशव और मदन दोनों यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। पेड़, तुम क्या बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। और मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सोना, चांदी, हीरे ये सब कुछ दे सकता हूँ। नहीं, तुम लोग इस पेड़ की बात मत सुनो। ये पेड़ बुराई का पेड़ है और मैं एक अच्छाई का पेड़ हूँ। अब तुम दोनों सोचो कि तुम्हें किसकी बात माननी है। केशव, ये दूसरा पेड़ सही कह रहा है, हमें इस पेड़ की बात मान लेनी चाहिए। मदन, मैं एक जादुई अच्छाई का पेड़ हूँ, मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ। मदन, ये दूसरा पेड़ क्या कह रहा है, ये तो सिर्फ हमें फल दे सकता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इस पेड़ से सोना चांदी चाहिए। केशव, तुम्हें मुझसे सोना चांदी चाहिए? हाँ पेड़, मुझे चाहिए। तो फिर आओ और मेरे पेड़ का दरवाजा खोलो और जितना मन हो उतना सब कुछ ले लो। यह सब देख मदन केशव से कहता है, केशव रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना लालच ठीक नहीं। हम इस दूसरे पेड़ की बात मान लेते हैं और फल लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। नहीं मदन, मुझे फल नहीं चाहिए। अगर मुझे फल ही लेने होते तो मैं काम के लिए शहर क्यों जाता? तुम्हें फल चाहिए तो तुम ले लो। केशव पेड़ से सोना चांदी लेने के लिए पेड़ के अंदर जाता है। अरे वाह, मजा आ गया, मैं तो माला माल हो गया। अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा और अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं।
इतना कहकर केशव खुशी से अपने घर जाने लगता है। मदन के बार बार कहने पर भी केशव मदन की बात नहीं मानता और दूसरा पेड़ मदन से कहता है, मदन, तुम मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगते हो। क्या तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए? हाँ पेड़, मुझे तुम्हारे पेड़ के फल चाहिए। मदन, तुम चाहते तो उस दूसरे पेड़ की बात मानकर उससे सोना चांदी मांग सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरे फल ही चाहिए। मदन, आओ, मेरे पेड़ का दरवाज़ा खोलो और उसमें से सारे फल ले लो। और हाँ, इसमें से एक सेब तुम अपने घर के बाहर लगा देना। फिर यह पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें इससे बहुत सारे सेब मिलेंगे और तुम उन फलों से अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। मदन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और पेड़ को धन्यवाद करता है। पेड़, तुम सच में एक अच्छाई का पेड़ ही हो। सबके साथ अच्छा करने का सोचते हो। जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मदन सेबों को लेकर अपने घर जाता है और एक सेब अपने घर के बाहर लगाता है। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हो जाता है और मदन सेबों को बाजार में बेचने जाता और मदन के सारे सेब बिक जाते। धीरे धीरे मदन सेबों का व्यापारी बन जाता है। अब मदन बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन मदन अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे वहीं पर केशव दिखाई पड़ता है जो बहुत ही भूखा होता है। अरे, ये तो केशव है, लेकिन ये इस हालत में और यहाँ? मदन केशव के पास जाता है। केशव, तुम यहाँ, और ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? केशव मदन को देखता है और वह अपनी बीती बात मदन से कहता है। मदन, क्या बताऊं तुम्हें, मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। केशव, मैंने तो तुम्हें उसकी बात मानने से बहुत रोका, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखो, मैंने उस जादुई अच्छाई पेड़ की बात मानी और आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तुम बताओ कि हुआ क्या? मदन, उस दिन जब मैंने उस पेड़ से सारे सोने की चीजें ली, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया और कुछ दिनों तक मैं बहुत खुश रहा। मैंने उस सोने चांदी से बहुत अमीरों वाली जिंदगी जी। फिर एक दिन मेरे घर के पास जमींदार के घर से चोरी हो गई और उसने पूरे गांव में सबके घरों में देखना शुरू कर दिया और उसे मेरे घर में जो सोना चांदी मिला उसने वो सब अपना समझकर मुझसे वो सब छीन लिया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर अपनी जिंदगी की बर्बादी खुद ही कर ली। नहीं केशव, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम मेरी बात मानो। हाँ मदन, अब तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और ईमानदारी से अच्छे कामों में अपना मन लगाओ। फिर देखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा।